जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। दोस्तों, प्याज राजनीति का हथियार कैसे बन सकता है, ये अगर देखना हो तो महाराष्ट्र में आइए। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों प्याज को लेकर घमासान मचा हुआ है और खास करके नासिक जिले में जो प्याज के किसान हैं वो आंदोलन पर उतरे हैं और उनके समर्थन में खुद एनसीपी के प्रमुख शरद पवार आ गए हैं। दोस्तों, हाल ही में सरकार ने प्याज के निर्यात पर पाबंदी लगा दी। इसकी वजह से हुआ ये कि जो प्याज की उपज थी, जो बड़े पैमाने पर अलग अलग देशों में, दुनिया भर के देशों में निर्यात होने के लिए निकली थी तमाम बंदरगाहों के लिए, वो पूरा माल अटक गया। जो माल लोड हो गया था जहाजों में वो तो निकल गया, लेकिन जो नहीं हो पाया था वो अटक गया और अब वापस से उसको डोमेस्टिक मार्केट में उसकी खपत होनी है। अब सरकार ने फैसला इसलिए किया क्योंकि सरकार को लग रहा था कि अगर प्याज एक्सपोर्ट होगा, निर्यात होगा, तो फिर डोमेस्टिक मार्केट में यानी कि भारत में उसकी कीमतें बढ़ सकती हैं। और इसलिए पहले भी सरकार की ओर से कदम उठाए गए थे इसी साल अगस्त में कि 40% जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई थी कि अगर प्याज निर्यात होता है तो प्याज निर्यात को डिस्करेज करने के लिए। लेकिन अब ये जो कदम उठाया गया है उसकी वजह से प्याज के किसान आक्रामक हो चुके हैं, आंदोलित हो चुके हैं और उनका कहना है कि इससे उनकी मुसीबतें और ज्यादा बढ़ गई हैं। पहले से ही इस साल किसानों ने मौसम की काफी मार झेली है। कुछ इलाकों में सूखा पड़ा तो कुछ इलाके में बेमौसम बरसात ने उनकी फसल को नुकसान पहुंचाया, कहीं पर ओले गिरे और पिछले साल भी काफी किसानों की हालत खराब हुई थी। उसकी भरपाई भी सरकार की तरफ से पूरी तरह से मिल नहीं पाई और ऐसे में अब यह फैसला एक तरह से उनके जले पर नमक छिड़क रहा था। देश में जहां जहां से प्याज की सप्लाई होती है उनमें से एक प्रमुख ठिकाना है महाराष्ट्र का नासिक जिला और यहां की कई सारी मंडियां हैं, जिनमें से सबसे बड़ी मंडी लासल गांव की है और लासल गांव के किसान भी आंदोलन पर उतरे। एक दूसरी मंडी है चांदवड़, वो भी आंदोलन पर उतरे और अब इनका साथ दे रहे हैं एनसीपी के प्रमुख शरद पवार। आज एक रास्ता रोको आयोजित किया गया प्याज किसानों की ओर से, जिसमें कि शरद पवार शामिल हुए और उन्होंने किसानों को संबोधित किया और फिर महाराष्ट्र की सरकार को और केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। महाराष्ट्र सरकार में खुद उनके अपने भतीजे अजीत पवार शामिल हैं, जिन्होंने कि इसी साल जुलाई में उनसे बगावत की थी और फिर महाराष्ट्र की जो महायुति है, जिसमें एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है, बीजेपी है, उसमें वे शामिल हो गए। अब शरद पवार के शामिल होने को इस आंदोलन में इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि शरद पवार की राजनीति किसानों के ऊपर ही आधारित रही है। उनकी ज्यादातर आप राजनीति देखेंगे उनके करियर की तो किसानों के मुद्दे से ही जुड़ी रही है। वे देश के कृषि मंत्री रह चुके हैं और किसानों के मामले में काफी जानकार माने जाते हैं। तब ये उतरे मैदान में इन्होंने भाषण दिया और भाषण में ये कहा कि देखिए, देश के नक्शे में नासिक के किसानों ने अपनी पैदावार की वजह से, प्याज की सप्लाई की वजह से अपनी एक अलग जगह बनाई है और उनको उचित मेहनताना नहीं मिल रहा है। जितना परिश्रम करते हैं, जितनी वो मेहनत करते हैं, सरकार उतनी कीमत नहीं देती है और ऐसे में सरकार के इस रवैये का विरोध किया जाना चाहिए। तो शरद पवार की ओर से ये तमाम बातें कही जा रही हैं। दूसरी तरफ जो सत्ताधारी पक्ष है वो भी किसानों के इस आंदोलन से विचलित नजर आ रहा है और अजीत पवार भागकर जा रहे हैं दिल्ली, जहां पर कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ में उनकी बैठक होनी है और फिर इस मसले का तोड़ निकाला जाना है। लेकिन इस प्याज के बहाने शरद पवार को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है अपने विरोधी और अपने भतीजे अजीत पवार को घेरने का और उन्हें किसान विरोधी साबित करने का। दोनों ही एनसीपीज में, अजीत पवार वाली एनसीपी में और शरद पवार वाली एनसीपी में कई तरीके से टकराव हो रहे हैं। एक टकराव हो रहा है विधानसभा को लेकर। विधानसभा में दोनों ही एनसीपी ने एक दूसरे के विधायकों का योग्य घोषित करने और खुद को असली एनसीपी साबित करने के लिए अर्जी दायर कर रखी है स्पीकर के सामने
और जिस पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक 31 जनवरी तक पूरी होनी है। तो वहां पर लड़ाई हो रही है। फिर दूसरी अहम लड़ाई इन दोनों के बीच हो रही है चुनाव आयोग के सामने, जहां पर हाल ही में सुनवाई पूरी हुई। अब दोनों ही पक्षों को चुनाव आयोग ने कहा है कि आप अंतिम में लिखित में जो आपके सबमिशंस हैं, जो बातें कहनी है, आप वो दे दीजिए। और दोनों ही लोग पार्टी के आधिकारिक नाम पर और जो चुनाव चिन्ह है घड़ी, उस पर दावा कर रहे हैं। इस सुनवाई के दौरान शरद पवार गुट की ओर से आरोप लगाया गया कि अजीत पवार के गुट ने गलत तरीकों का इस्तेमाल किया पार्टी पर अपना अधिकार जताने के लिए। कई सारे फर्जी एफिडेविट दाखिल किए गए और कई मृत लोगों के नाम से एफिडेविट दाखिल किए गए, कई नाबालिग लोगों के नाम से एफिडेविट दाखिल किए गए, कई ऐसे पदों पर आसीन व्यक्तियों के नाम पर एफिडेविट दाखिल किए गए जो पद कभी पार्टी में थे ही नहीं। साथ में दूसरी तरफ अजीत पवार गुट का यह कहना है कि देखिए, तमाम तकनीकी कारण बताकर जो है ये डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाया जा रहा है, मामले को लंबित करने की कोशिश शरद पवार गुट कर रहा है। और अजीत पवार गुट का यह तर्क था कि चुनाव आयोग फैसला करते वक्त जो है पार्टी के संख्या बल को ना देखे, कुल संख्या बल को यह देखे कि किस तरह से संसद में हमारे पास एक विधायक है, एक राज्यसभा में एक विधायक है, लोकसभा में विधायक हैं हमारे पास में, फिर उत्तर पूर्व के राज्य में हमारे विधायक हैं, महाराष्ट्र की बात करें तो ज्यादातर विधायक हमारे साथ में हैं। तो ऐसे में उन बातों को कंसीडर करते हुए उनके आधार पर चुनाव आयोग को अपना फैसला लेना चाहिए, जिसका कि शरद पवार गुट ने विरोध किया है। तो कई फ्रंट्स पर चाचा भतीजा सामने हैं और उन्हीं में से ताजा फ्रंट है किसानों का। तो किसानों के मुद्दे पर टकराव हो रहा है। इसके अलावा मराठा आरक्षण को लेकर भी विपक्ष ने सरकार को घेरा। शरद पवार ने सरकार को घेरा जब बीते अगस्त सितंबर में जब मनोज जरंगे पाटिल मराठा आंदोलनकारी जो सरकारी नौकरियों में और शिक्षा में आरक्षण की मांग को लेकर, मराठाओं को आरक्षण की मांग को लेकर अनशन कर रहे थे, जब वहां पर पुलिस उनका अनशन खत्म कराने को गई तो वहां लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद में और इलाकों में भी आंदोलन फैल गया था। तो शरद पवार और उद्धव ठाकरे उनसे मिलने गए थे, उनके प्रति सॉलिडेरिटी व्यक्त की थी और उनका साथ दिया था। तो यह भी एक तरीका था सरकार को घेरने का। खैर, आने वाले 24 तारीख को पता चलेगा कि आखिर सरकार मराठा आरक्षण की दिशा में क्या कर रही है। तो महाराष्ट्र की सियासत में जो कुछ भी हलचल होगी, जो भी इस मामले में आगे होगा, और क्या जो प्याज को लेकर आंदोलन हो रहा है उसमें सरकार क्या बैकफुट पर जाएगी, सरकार जो एक्सपोर्ट पर बैन लगा है ऑनियन के उसको वापस लेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। और इस खबर पर आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।